हेलो स्टूडेंट्स, एक और नया टॉपिक आज नर्सिंग रिसर्च का हमारे सामने है। टॉपिक का नाम है प्रॉब्लम्स इन नर्सिंग रिसर्च। पहले तो इस टॉपिक का मतलब समझ लेते हैं। प्रॉब्लम्स इन नर्सिंग रिसर्च का मतलब है कि नर्सिंग प्रोफेशन इट इज़ वेरी वास्ट प्रोफेशन, बहुत विस्तृत है। बट फिर भी हमारे प्रोफेशन में क्यों रिसर्च इट हैज़ लॉट ऑफ लिमिटेशंस, इट हैज़ लॉट ऑफ बाउंड्रीज। मीन्स ऐसे क्या बैरियर्स आ रहे हैं जो इसकी ग्रोथ को हिंडर करते हैं, ऐसी क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं जो नर्सिंग में रिसर्च को बढ़ावा देने से कहीं ना कहीं हमें रोकती हैं, हमें बाध्य करती हैं। इन्हीं प्रॉब्लम्स के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम्स इन नर्सिंग रिसर्च। फर्स्ट, फर्स्ट मैंने लिखा है फॉलिएबिलिटी ऑफ डिसिप्लिन्ड रिसर्च। कि फॉलिएबिलिटी, फॉल होना, अशुद्ध होना या कम वैल्यूएबल होना एक डिसिप्लिन्ड रिसर्च। क्यों नर्सिंग में एक डिसिप्लिन्ड रिसर्च नहीं है या क्यों इतनी अशुद्धता है रिसर्च में, हमारे प्रोफेशन में एक अनुशासित रिसर्च क्यों नहीं है, ये भी एक समस्या है, ये भी एक प्रॉब्लम है। देखिए, जैसे कल वाली लास्ट क्लास जो थी अप्लाइड रिसर्च बेसिक रिसर्च, उसमें मैंने एक एग्जांपल दिया पिन साइट केयर इन्फेक्शन। पिन साइट केयर इन्फेक्शन के लिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट मैंने एग्जांपल दिया था। और उससे कुछ दिन पहले क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन वाली क्लास में भी मैंने पिन साइट इन्फेक्शन का वो एग्जांपल दिया। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारी प्रॉब्लम्स तो सेम है, बट उनको सॉल्व करने के लिए अलग अलग तरीके के मेथड्स हैं, अलग अलग तरीके की अप्रोचेस अवेलेबल हैं। मेरे कहने का मतलब पिन साइट इन्फेक्शन जो प्रॉब्लम है ये तो सेम है, बट इसके लिए मैं एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू भी कर रहा हूँ, मैं बेसिक रिसर्च भी अप्लाई कर रहा हूँ, मैं अप्लाइड रिसर्च भी यूज़ कर रहा हूँ। मतलब देयर आर मैनी अप्रोचेज टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम एंड ड्यू टू दिस रीज़न अलग अलग तरह के मेथड पुट किए जाने की वजह से कई बार रिजल्ट्स भी वेरी कर जाते हैं। अगर रिजल्ट सेम आ रहे हैं तो डिसिप्लिन रिसर्च है, बट ऐसा बहुत कम होता है। तो इतने सारे मेथड्स को यूज़ करने की वजह से एक डिसिप्लिन रिसर्च नहीं हो पाती है या उसकी अशुद्धता बढ़ जाती है, कई अप्रोचेस एक ही प्रॉब्लम स्टेट के लिए यूज़ करने की वजह से। तो एक मेन प्रॉब्लम हमारे यहाँ डिसिप्लिन रिसर्च की ये भी है। दूसरा पॉइंट है, देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, हैंडलिंग मल्टीपल वेरिएबल्स। इसकी बात करते हैं। हैंडलिंग मल्टीपल वेरिएबल्स। रिसर्च प्रॉब्लम तो एक ही है। रिसर्च प्रॉब्लम का मतलब आप सभी समझ गए होंगे कि कई क्लासें रिसर्च की हो गई हैं। रिसर्च प्रॉब्लम मतलब वो जो मेरा स्टेटमेंट है जिस पे मैं रिसर्च करने जा रहा हूँ। एक प्रॉब्लम तो सेम है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे वेरिएबल्स हैं। मतलब मैं तो पिन साइट इन्फेक्शन को ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसे बाहर से प्रभावित कर रही हैं। मल्टीपल वेरिएबल्स को हैंडल करना सेम इंस्टांस में, इसको ऐसे समझिएगा, वेरिएबल्स का मतलब आपको पता है, ऐसे फैक्ट्स, ऐसे डेटा जो मापे जा सकते हैं, जिन्हें चेक किया जा सकता है, और दे कैन वेरी, और जो चेंज होते रहते हैं और जो हमारी स्टडी को अफेक्ट करते हैं। वो स्मोकिंग कॉजेज लंग कैंसर वाला तो आपने पढ़ा ही होगा। तो मैं वही बात कर रहा हूँ कि वेरिएबल्स का मतलब ऐसे डेटा हैं जिन पे मैं स्टडी कर रहा हूँ, जिन पे मैं रिसर्च कर रहा हूँ, बट कुछ और भी ऐसे डेटा हैं जो मेरी स्टडी को अफेक्ट कर रहे हैं। यानी एक ही प्रॉब्लम स्टेटमेंट में कई तरह के वेरिएबल्स को एक साथ हैंडल करना पड़ता है, जिससे क्या होता है, जिससे होता ये है कि डाटा एनालिसिस और डाटा कलेक्शन में तो प्रॉब्लम आती ही आती है, साथ ही साथ उसकी एनर्जी और मनी एक्सपेंडिचर भी रिसर्च का बढ़ जाता है। तो एक ही सेम प्रॉब्लम में मल्टीपल वेरिएबल्स हैंडल करने पड़ते हैं एक एक्सपर्ट को, एक रिसर्चर को,
जिसकी वजह से भी उसके अंदर प्रॉब्लम आती है, रिजल्ट में भी एज वेल एज एनर्जी एंड एक्सपेंडिचर में भी। तीसरे पॉइंट में चलते हैं। तीसरा पॉइंट है डिफिकल्टी इन एक्सटर्नल वेरिएबल्स हैंडलिंग। देखिए ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि एक्सटर्नल वेरिएबल समझ लीजिए पहले, ऐसे वेरिएबल्स जो हमारी स्टडी के का पार्ट नहीं है। दोज वेरिएबल्स दे आर नॉट द पार्ट ऑफ स्टडी बट दे हैव अफेक्ट द स्टडी फ्रॉम आउटसाइड। देखिए ये मेरी स्टडी है और ये मेरे वेरिएबल्स हैं, ये दो मेरे वेरिएबल्स हैं, कोई भी एज, जेंडर, कुछ भी, जिन्हें मैं चेक कर रहा हूं। या और साइंटिफिक वे में बोलूं, जब हम वेरिएबल्स पढ़ेंगे, कि मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पे इफेक्ट देख रहा हूं। पर प्रॉब्लम क्या आ रही है कि मेरी स्टडी चल रही है कि मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पे इफेक्ट देख रहा हूं, बट कुछ वेरिएबल्स ऐसे भी हैं जो मेरी स्टडी को बाहर से प्रभावित कर रहे हैं। मतलब वो मेरी स्टडी का पार्ट नहीं है बट वो मेरी स्टडी को, दे अफेक्ट माई स्टडी फ्रॉम आउटसाइड, एक्सटर्नल सोर्स। उन वेरिएबल्स को क्या कहते हैं? एक्सटर्नल वेरिएबल्स। एग्जांपल दूंगा मैं, एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल, तो बहुत कॉमनली आपने कॉलेज में सुना ही होगा, जो स्मोकिंग कॉजेज लंग कैंसर वाला है। स्मोकिंग कॉजेज लंग कैंसर। अब देखिए स्मोकिंग कॉजेज लंग कैंसर में मैं स्मोकिंग का इफेक्ट देख रहा हूं लंग कैंसर पे, बट हमारे जो क्लाइंट हैं वो पॉल्यूशन वाले एरिया में जॉब करते हैं। वो हो सकता है किसी फैक्ट्री में काम करते हो, वो लेबर क्लास वर्कर हो, मजदूर हो, जो पूरे दिन पॉल्यूशन या केमिकल से डील करते हो। तो ये चीज़ भी तो इस चीज़ को अफेक्ट कर रही है। तो ये जो पॉल्यूशन हुआ ये एक्सटर्नल वेरिएबल हुआ। दूसरा एग्जांपल देता हूं मैं, ये तो एक सिंपल सा एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल देखिए, सपोज कीजिए कि ये एक इन्फेक्शन है, ये एक इन्फेक्शन है, इस पे मैं एक एंटीबायोटिक टेस्ट कर रहा हूँ, एंटीबायोटिक का इफेक्ट देख रहा हूँ, मुझे ये एंटीबायोटिक इस इन्फेक्शन पे चेक करनी है। अब इसकी वजह से इन्फेक्शन ट्रीट हो रहा है, लेकिन साथ की साथ मेरी स्टडी में, ये मेरी स्टडी है, ये मेरी स्टडी है, लेकिन साथ की साथ इस प्रॉब्लम में, इस रिसर्च स्टडी में पेशेंट क्या डाइट ले रहा है, क्या उसका इफेक्ट नहीं आएगा इन्फेक्शन को ठीक करने में? पेशेंट का लाइफ स्टाइल क्या है, लाइफ स्टाइल क्या है, क्या इसकी वजह से इन्फेक्शन पे असर नहीं पड़ेगा? अगर अच्छा लाइफ स्टाइल है तो उसकी वजह से भी तो रिकवरी होगी। तो कहने का मतलब ये मेरी स्टडी है बट दीज आर एक्सटर्नल वेरिएबल्स। तो एक ही स्टडी में बाहर से जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी हैंडलिंग करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कई बार एक रिसर्चर के लिए, और ये भी एक प्रॉब्लम है, ये भी एक लिमिटेशन। नेक्स्ट देखिए, मिनिमल पॉसिबिलिटीज ऑफ लैबोरेटरी रिसर्च। एक प्रॉब्लम ये भी है। प्रॉब्लम क्या है? लैबोरेटरी रिसर्च। अब नर्सिंग में, नर्सिंग और सोशल जो रिसर्च है उसमें वी आर कंडक्ट द स्टडी, मोस्ट ऑफ द स्टडी कंडक्ट ऑन दी ह्यूमन रिलेटेड इश्यूज। अब ह्यूमन पर हम स्टडी कंडक्ट करते हैं तो देर इज लेस चांसेस टू कंडक्ट स्टडी और एप्लीकेबिलिटी इन लैब और लैबोरेटरी। तो लैबोरेटरी में एथिक्स वगैरह की वजह से या एथिकल प्रॉब्लम आने की वजह से हमारी जितनी भी स्टडीज़ होती हैं उनकी लैब में कंडक्ट कराने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, मिनिमल पॉसिबिलिटी होती है। यानी हमें वो स्टडी फिर कहाँ करानी पड़ती है? हमें वो स्टडी डायरेक्टली नेचुरल एनवायरनमेंट में या नेचुरल सेटिंग्स में जाकर ही करानी होती है, जिसकी वजह से लैबोरेटरी मिनिमल पॉसिबल होती है और रिजल्ट भी अफेक्ट होते हैं, और नेचुरल सेटिंग में ऑब्जर्व करने की वजह से सैंपल भी हमें कई बार अवेलेबल नहीं हो पाता है या एक्सपेंडिचर हमारे बढ़ जाते हैं। ये भी एक प्रॉब्लम है, मिनिमल पॉसिबिलिटी ऑफ लैबोरेटरी रिसर्च। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। आगे क्या है? लैक ऑफ
लैक ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड टूल्स, इसका क्या मतलब होता है? टूल्स का मतलब फिलहाल आप ये समझिए एक सेट ऑफ क्वेश्चनर। क्वेश्चनर मतलब क्वेश्चंस का एक सेट ऑफ क्वेश्चनर जो मैं यूज करने जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू यूज टू कलेक्ट डेटा कलेक्शन। तो मेरा टूल, मैंने सेट बनाया है क्वेश्चंस का, वो मेरा टूल है। बट प्रॉब्लम क्या आ रही है, अपने प्रोफेशन में कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जहां पर अच्छे लेवल के टूल, रेडीमेड टूल जिन्हें कह सकते हैं, या स्टैंडर्डाइज्ड मतलब हाईली स्ट्रक्चर्ड टूल तैयार हैं। जैसे साइकेट्री का ही एग्जांपल ले लेते हैं। डिप्रेशन को चेक करने के लिए हैमिल्टन स्केल का नाम सुना होगा। हैमिल्टन स्केल स्टैंडर्डाइज्ड टूल है, डायरेक्ट उठाना है, सैंपल पे क्वेश्चन पूछने हैं और उसका एनालिसिस करना है। एंजाइटी के लिए बर्न एंजाइटी स्केल है, डायरेक्ट हमें बर्न एक साइंटिस्ट का नाम है, स्टैंडर्डाइज्ड टूल है, एंजाइटी असेसमेंट में काम आता है। तो कई ऐसे टॉपिक्स होते हैं जहां पर स्टैंडर्डाइज्ड टूल हमें मिल जाते हैं जिनसे हम बहुत ही आसानी से डेटा कलेक्शन कर सकते हैं और जिनमें ज़्यादा फेरबदल या चेंजेस करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। बट ऐसा मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं है। नर्सिंग में ये भी एक प्रॉब्लम है कि हमारे पास स्टैंडर्डाइज्ड टूल की अवेलेबिलिटी बहुत कम है। नर्सिंग और सोशल रिसर्च में टूल बनाना, फिर उसको वेरीफाई करवाना रिसर्चर के लिए एक थोड़ा सा टिपिकल टास्क होता है, क्योंकि अगर उसमें थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हुआ तो हमारा डेटा एनालिसिस गड़बड़ हो सकता है। तो एक स्टैंडर्डाइज्ड टूल फॉर्मेशन करना या हर टॉपिक के लिए अवेलेबल होना स्टैंडर्डाइज्ड टूल एक मुद्दा है और इस वजह से भी हमारी रिसर्च ज़्यादा विस्तृत नहीं हो पाई है। अगली प्रॉब्लम है 6 नंबर, लैक ऑफ इंटरेस्ट अमॉन्ग रिसर्चर। लैक ऑफ इंटरेस्ट अमंग रिसर्चर, देखिए क्या प्रॉब्लम है कि ज़्यादातर नर्सेज रिसर्च जो कर रहे हैं हमारे प्रोफेशन में वो सेपरेटली अदर प्रोफेशन की तरह नहीं हो रही है। या तो हम कोई डिग्री कर रहे हैं या तो हम कोई डिग्री कर रहे हैं जिसका ड्यूरेशन पार्शियल है। जैसे कि एमएससी नर्सिंग का ही एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज हम एमएससी नर्सिंग डिग्री कर रहे हैं, सेकेंड ईयर तक हमें बस एक हमारा कंपल्सन है, हमारी मजबूरी है कि हमें वो रिसर्च कंप्लीट करके और हमारी जो डिग्री है पार्शियल फुलफिलमेंट करनी है और हमारी डिग्री कंप्लीट करनी है और रिसर्च ख़त्म करनी है। या दूसरा रीज़न, या फिर हम किसी जॉब में हैं जिस जॉब की कंपल्सन की वजह से हमारा इंटरेस्ट उसमें नहीं है, हमें फॉर्मेलिटी करनी है कि हाँ ये हमें डिसर्टेशन तैयार करना है और ये हमारे रिजल्ट बताने हैं जिससे मेरे जॉब में टारगेट जो है वो पूरा हो सके। इसके अलावा भी इंटरेस्ट नहीं होने की एक वजह गवर्नमेंट फंडिंग है, एथिकल प्रॉब्लम्स हैं या और भी कई इश्यूज़ हैं जो हमारी रिसर्चर्स की इंटरेस्ट को कम करते हैं, जिस वजह से प्रॉब्लम पैदा होती है। अब एथिकल वर्ड आया है तो अगला मैं उसी से रिलेटेड ले लेता हूँ। एथिकल रिस्ट्रेंट्स। एथिकल आप समझते हैं कि परमिशन मिलना, क्योंकि हम ह्यूमन रिलेटेड टॉपिक्स पे ज़्यादा स्टडी होती है नर्सिंग में या सोशल रिसर्च में, तो एक तरीके से पेशेंट का सेफ गार्ड या राइट, पेशेंट्स सेफ गार्ड, पेशेंट की सेफ्टी का बहुत ध्यान रखा जाता है जिस वजह से पेशेंट को कोई हानि ना पहुंच जाए हमारी रिसर्च की वजह से। तो एथिकली परमिशन मिलना लैब में या डायरेक्टली नेचुरल सेटिंग में एक बहुत ही मुश्किल टास्क है। अगर आप किसी बड़े इंस्टीट्यूट में रिसर्च कर रहे हैं तो वहाँ पर भी एथिकल कमेटी इतनी आसानी से आपको परमिशन नहीं देती है। आपको एक प्रोटोटाइप ही यूज़ करना पड़ता है कई बार, तो आप एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन तो बहुत ही मुश्किल से या बहुत ही हम कह सकते हैं सावधानीपूर्वक ही यूज़ कर सकते हैं। तो कहने का मतलब एथिकल कंसीडरेशन भी बहुत मुश्किल से अचीव हो पाता है, जिस वजह से भी हम नेचुरल सेटिंग में डायरेक्ट हम सिर्फ डेटा कलेक्शन कर सकते हैं या एक्सपेरिमेंटेशन उनके ऊपर करना एक बहुत ही मुश्किल टास्क हो जाता है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। इसके अलावा देखिए एक और, लैक ऑफ
एक्सपर्ट्स, ये भी एक कमी है नर्सिंग रिसर्च में। एक्सपर्ट्स की अवेलेबिलिटी, सपोज कीजिए मैंने मेडिकल सर्जिकल का टॉपिक लिया है और जिस इंस्टीट्यूट से मैं रिसर्च कर रहा हूँ या जिस ऑर्गेनाइजेशन के सपोर्ट से मैं रिसर्च कर रहा हूँ, वहाँ पर अवेलेबिलिटी एक्सपर्ट्स की इस फील्ड की नहीं है या फैकल्टी अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पर मुझे गाइडेंस देने के लिए नहीं होंगे। तो एक्सपर्ट ही अवेलेबल नहीं होंगे तो फिर मुझे रिसर्च कंडक्ट करने में प्रॉब्लम आएगी, या मुझे नहीं पता होगा कि जो एनालिसिस मैंने किया है उसकी वैलिडिटी कितनी है या उसकी रिलायबिलिटी कितनी है। ये भी एक प्रॉब्लम है कि क्वालिटेटिव एक्सपर्ट नहीं है। ये थे हमारे कुछ जनरल प्रॉब्लम्स जो नर्सिंग रिसर्च में आती हैं, और भी बहुत सारी हो सकती हैं। जैसे मैं एक और बताता हूँ आपको, मेजरिंग क्वालिटेटिव रिसर्च थ्रू क्वांटिटेटिव मेथड। देखिए मेथड या मीन्स, क्वांटिटेटिव मीन्स, थोड़ा सा समझिएगा इसको, ये भी इंपॉर्टेंट है। नर्सिंग में क्या हो रहा है, प्योर क्वांटिटेटिव स्टडीज नहीं हो रही हैं, प्योर क्वांटिटेटिव स्टडीज नहीं हो रही हैं, बट चेक तो हम क्वालिटी कर रहे हैं पर्टिकुलरली बहुत सारे टॉपिक्स में। जैसे आपने टॉपिक देखेंगे स्टडी टू असेस दी नॉलेज, स्टडी टू असेस दी या डिस्क्रिप्शन स्टडी वगैरह वगैरह। तो ये हम क्वालिटी चेक कर रहे हैं, हम एक फिनोमिना चेक कर रहे हैं, तो ये क्वालिटेटिव रिसर्च का टॉपिक, बट इसमें जो मेथड हम यूज़ कर रहे हैं डाटा कलेक्शन के लिए, एनालिसिस के लिए, वो क्वांटिटेटिव करते हैं। तो ये थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेटेड टास्क ऑटोमेटिकली हो गया कि ना तो ये प्योरली क्वालिटेटिव रिसर्च है और ना ही क्वांटिटेटिव है। मींस हम मेजर कर रहे हैं क्वालिटेटिव फिनोमिना थ्रू द क्वांटिटेटिव मेथड के थ्रू, न्यूमेरिकल फॉर्म के थ्रू, जो कि हम डिफरेंस पहले देख चुके हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम आती है कि हमें क्वालिटेटिव फिनोमिना करना है, हमें उसकी एफिकेसी नहीं पता। हमने नॉलेज तो असेस कर ली, सपोज कि स्टडी टू असेस द नॉलेज लेवल रिगार्डिंग ब्रेस्ट फीडिंग इन मदर्स वगैरह वगैरह, तो हमने नॉलेज तो असेस कर ली, पर उसकी रिलायबिलिटी कितनी है हमने हमारे क्वांटिटेटिव मेथड से उसको रिजल्ट निकाल दिया, बट ये एक सही तरीका नहीं है। आइदर इट इज़ कंप्लीटली इन द फॉर्म ऑफ क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस की, लास्ट के 2 मिनट में मैं एक बार रिवाइज करवाता हूँ। डिसिप्लिन रिसर्च एक प्रॉब्लम, बहुत सारे मेथड, जिसकी वजह से एक्यूरेट रिजल्ट निकल पाना थोड़ा मुश्किल होता है, इस वजह से डिसिप्लिन रिसर्च नहीं हो पा रही है। एक ही टॉपिक में बहुत सारे वेरिएबल्स को हैंडल करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल तो हम असेस कर ही रहे हैं, साथ में रिसर्च वेरिएबल हैं, साथ में एक्सट्रानियस वेरिएबल्स हैं, डेमोग्राफिक वेरिएबल्स होते हैं। ये सभी एक साथ हमारी स्टडी में आ जाते हैं, जिनके लिए कॉस्ट और एनर्जी भी बढ़ जाती है, एफर्ट्स भी बढ़ जाते हैं। डिफिकल्टी इन एक्सटर्नल वेरिएबल्स, अब मेरे टॉपिक में डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, लेकिन बाहर से कुछ और वेरिएबल्स उसको अफेक्ट करने लग गए। वो लाइफ स्टाइल और डाइट वाला एग्जाम्पल आप याद रखिएगा। मिनिमल पॉसिबिलिटी ऑफ लेबोरेटरी रिसर्च, नर्सिंग प्रोफेशन एक साइंटिफिक वे से स्टडी करवाता है, इट इज़ अ साइंस। यहाँ नेचुरल सेटिंग में जाके हमें डायरेक्टली ह्यूमन से डेटा कलेक्शन करना पड़ता है कई बार, तो लैब में पॉसिबिलिटी हो नहीं पाती है, जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स आती हैं कि नेचुरल सेटिंग में एथिकल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। लैक ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड टूल्स, स्टडी तो मैं करना चाहता हूँ बट क्वेश्चनर नहीं बन रहा, एक सेट स्ट्रक्चर्ड टूल नहीं बन पा रहा, जो अवेलेबल हैं बस उनसे ही कई बार काम चलाना पड़ रहा है। तो कई जगह तो अवेलेबल हैं बट मोस्ट ऑफ द टाइम तो स्टैंडर्डाइज्ड टूल मिल ही नहीं पाते हैं, हमें वेरीफाइड करवाने पड़ते हैं, ये भी एक प्रॉब्लम है। लैक ऑफ इंटरेस्ट अमंग रिसर्चर, अब क्यों नहीं है इंटरेस्ट वो मैंने बता दिया, या तो आप कोई डिग्री कर रहे हो कि आपको एमएससी नर्सिंग कंप्लीट करना है, फॉर्मेलिटी के लिए आप रिसर्च कर रहे हैं, या हो सकता है आप जॉब में हैं, जॉब के टारगेट को पूरा करने के लिए आप रिसर्च कर रहे हैं, या फिर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन फंडिंग नहीं हो पा रही है, आपके पैसा नहीं है, कहाँ से रिसर्च होगी। तो ऐसे कई प्रॉब्लम्स हैं जो आती हैं। एक प्रॉब्लम्स उनमें से ये भी है कि एथिकल परमिशन मिल पाना डायरेक्ट सैंपल के लिए, डायरेक्ट ह्यूमन के लिए, स्पेशली कौन से रिसर्च डिज़ाइन में, एक्सपेरिमेंटेशन रिसर्च डिज़ाइन जो हम पढ़ेंगे आगे, उसमें मेजरली प्रॉब्लम्स आती है। बाकी क्वालिटेटिव डेटा अगर आप कर रहे हैं तो उसमें ज़्यादा नहीं आती है। लैक ऑफ एक्सपर्ट्स, ये भी एक प्रॉब्लम है कि एक्सपर्ट ही अवेलेबल नहीं है। आपने कुछ ऐसा करंट टॉपिक ले लिया
करंट टॉपिक ले लिया, उसके बारे में नॉलेज ही नहीं है, अभी एक्सपर्ट्स को ही नॉलेज नहीं है, तो वो अवेलेबिलिटी नहीं है एक्सपर्ट्स की। मेजरिंग क्वालिटेटिव फिनोमिना हम कर रहे हैं, लेकिन कैसे करना पड़ता है, थ्रू द क्वांटिटेटिव मेथड के थ्रू, तो दोनों का मिक्सअप साथ में लेके चलना पड़ता है, तो ये भी एक प्रॉब्लम पैदा करता है हमें डाटा एनालिसिस में और रिजल्ट्स के अंदर। चलिए, तो आज हमने पढ़ा प्रॉब्लम्स इन नर्सिंग रिसर्च। मैंने काफ़ी कोशिश की, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे एंड गुड लक।